नमस्कार। शिक्षा अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आधुनिक साधनों के साथ, तकनीकी साधनों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक साधनों ने न सिर्फ बदलाव किया है, बल्कि एक नई दिशा भी दी है। स्टूडेंट्स अब किताबों के साथ साथ इंटरनेट पर भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। शिक्षकों के साथ साथ स्क्रीन भी अब उनका मार्गदर्शन कर रही है। तो तकनीकी साधनों ने शिक्षा को न सिर्फ आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ इससे जुड़े कुछ जोखिम भी हैं, चुनौतियां भी हैं। इसी सब पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैनेजमेंट विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर नवनीत कुमार शुक्ला जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से परंपरागत शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक तकनीकी साधन है, जो डिजिटल साधन है, वो मिलकर कैसे तालमेल के साथ आगे बढ़ने चाहिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, तो इनको किस तरह से परिभाषित किया जाए, दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो इन सारी बातों से पहले जो मूलभूत बात है वो शिक्षा के विषय में हम कर लें। तो सामान्यतः शिक्षा को परिभाषित करते हुए तमाम जो फिलोसफर्स रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी या हमारे स्वामी विवेकानंद से लगाए जो और जो वेस्टर्न कल्चर के भी जो फिलोसफर्स रहे हैं, जैसे जॉन ड्यूई या प्लेटो रहे हैं, इन सब के बीच में एक कॉमन डेफिनेशन निकल के आती है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे किसी को भी ज्ञान, कौशल, मूल्य, व्यवहार और संस्कार प्राप्त होते हैं। अब अगर बात ज्ञान की करें तो किस प्रकार के ज्ञान की कि आमतौर पे जो वेस्टर्न और हमारा जो भारतीय परंपरा है, इसमें वैदिक ज्ञान भी हो सकता है या व्यवहारिक ज्ञान भी हो सकता है। इनके अतिरिक्त कौशल भी किस प्रकार जिससे वो अपने जीविकोपार्जन में अपनी भूमिका निभा सकें, परिवार के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। मूल्य की भी बात है, जैसे नैतिक शिक्षाएं और जो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यवहार है, लोक व्यवहार और संस्कार, इन सारी चीज़ों को सीखना ये शिक्षा के क्रम में निकल के आता है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे आपके समाज में परिवर्तन हुआ है, जैसे जैसे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में परिवर्तन हुआ है, तो शिक्षा डायरेक्ट और सीधा प्रभावित हुई है आपके औद्योगिक क्रांतियों से जी। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति निकल के आती है, जिसमें भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, उसके बाद बिजली और इंजन को एक साथ लाया गया था। तदुपरांत आया कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से शिक्षा ने व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण की तरफ का रुख किया। तो आजकल की जो शिक्षा है वो पूर्णतया AI, टेक्नोलॉजी, मशीन और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इन पर आधारित हो चुकी है। लर्निंग का तरीका बदल चुका है। जहाँ पे पहले रोट लर्निंग कहा जाता था, रट के याद करने वाली बात, उसमें जो शिक्षण कार्य होता था वो शिक्षक केंद्रित होता था। शिक्षक डिसाइड करता था कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। अब जो आधुनिक जो हमारी शिक्षा है वह छात्र केंद्रित हो चुकी है। जैसे अगर मैं अपने यहाँ का उदाहरण दूँ कि 60 बच्चों की क्लास में हम पहले सेमेस्टर में तो पढ़ा देते हैं कि सबको एक जैसा, यह पारंपरिक शिक्षा का उदाहरण है। अगले सेमेस्टर में ही बच्चे को चूज़ करना होता है कि ह्यूमन रिसोर्स कौन पढ़ेगा, मार्केटिंग कौन पढ़ेगा, फाइनेंस कौन पढ़ेगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम, उसके अनुसार हम शिक्षा का जो जैसा उनका व्यवहार है या जैसा उनका उद्देश्य है, वैसे हम शिक्षा को उनके हिसाब से अलग अलग कर देते हैं जी। तो ये निश्चित तौर पे पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है जी। बिल्कुल। तो पहले परंपरागत तरीके से शिक्षक केंद्रित और किताबों के ज़रिए हम पुस्तकालयों में जाते थे तो ज़्यादा हमें चीज़ों को समझने की, लेकिन अब इंटरनेट पर सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। और जो डिजिटल एरा है, हम कहेंगे डिजिटल युग है, इसमें आप चूँकि पठन पाठन में रहते हैं, तो क्लासरूम एजुकेशन में किस तरह का बदलाव है? इसके साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है, वहाँ पर स्टूडेंट किस तरह से डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें 2 प्रकार की शिक्षाओं का समावेश होता है। एक तो आपकी जो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। आप बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देखेंगे जो वनडे कहे जाते हैं, कि जिनका सिर्फ 1 दिन का एग्ज़ाम होता है और जो OMR बेस्ड होते हैं या जो ऑनलाइन प्रक्रिया पे होते हैं। दूसरा जो ऐसी जैसे UPSC है हमारी, वो आपके प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के एग्जाम्स लेती हैं। तो उसके तदुपरांत वो एक साक्षात्कार भी रखती है। तो शिक्षा का जो ओवरऑल उद्देश्य है हमारा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं का समावेश है। अब औपचारिक में जैसे आपके पाठ्य पुस्तकों का जो सिलेबस है, अनौपचारिक में आपका व्यवहार है, आपके सीखने की क्षमता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है वो निकल के आया है। तो जहाँ तक बात रही कि
अभी तकनीकी माध्यम से उसको सीखने की, तो अब जो बच्चों का जो या रुझान है या शिक्षकों का या जो माता पिता का, अब वो अब नौकरी बेस्ड हो गया है जी। जैसे कि हम सामान्य तौर पे अगर एक बच्चा तैयारी करता है तो उसके पास पढ़ने के लिए जितने दिन हैं, अब उतने में ही आज बच्चों की जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो ज़्यादा है। अब उनमें आगे निकलने की जो होड़ है उसके लिए वो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि समय आज सबसे बड़ी चीज़ है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और उतने कम समय में ही किस प्रकार से परीक्षार्थी अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकता है और किस तरीके से सीखकर उसका प्रयोग करके लोगों से आगे निकल सकता है, यह निश्चित तौर पे। तो मतलब इंटरनेट या डिजिटल टेक्निक्स जो है, वहाँ पर आपकी जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसकी रफ्तार बढ़ गई है, ऐसा है? जी। जैसा कि मैं कहूँ, अगर मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का टोन या जो मेरे पढ़ाने की स्पीड है वो एक जैसी होगी, जबकि अगर आप YouTube का सहारा लेती हैं तो आप उसमें उसकी स्पीड को कम, धीमे या ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम तकनीकी ऐप्स हैं जिसमें आपको पूरे 90 घंटे के लेक्चर में क्या मुख्य बातें हैं वो ऐप निकाल कर दे सकता है। तो इससे आप अपने समय का बचाव कर सकती हैं, उसका प्रयोग आप और लोगों से आगे निकलने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्लासरूम में आप लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं? निश्चित तौर पे हम जो अभी चल रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग, और हम मिक्स मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे अभी तकनीकी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ का अभी आगे बातचीत करेंगे उस पर कि कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या कुछ ऐसे हैं जिनका सरोकार नहीं रहा वैसे, तो हमें दोनों प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर चलना होता है। तो सरकार का स्पष्ट इसमें निर्देश है कि आपको सभी बच्चों को लेकर चलना है, तो जिसमें हम आजकल LMS पोर्टल पे आ गए हैं, जिसमें आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ERP है, इसके अलावा सिमुलेशंस के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो रियल टाइम में आपको चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसी परिस्थितियों में भी जा सकती हैं कि जैसे कि अगर मैंने इस स्टूडियो में एक चेयर और लगा दिया तो इसमें बैठने की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस स्टूडियो का लुक कैसा हो सकता है या इसकी प्रोडक्टिविटी पे कैसा असर आ सकता है। तो जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो तुरंत बताते हैं। जैसे कि अगर अचानक से मैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दूं तो बाकी अन्य गैसों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जिससे हम समझ लें कि जैसे जब कभी हम शेयर्स के लिए जब जाते हैं या कभी कभी हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो एक चीज़ को फिक्स रख के बाकी वेरिएबल्स की हम चिंता कर सकते हैं कि इससे समाज पर या प्रोडक्शन पे या सिस्टम पे क्या प्रभाव। तो हम इन सारी चीज़ों का समावेश लेकर चलते हैं। तो अब ये बहुत आसान हो गया है, कहा जाए तो इस तरह की चीज़ों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ें आसान हो गई हैं विद्यार्थियों को समझाना। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारा ये जो जनरेशन जेन ज़ी आया हुआ है और वो तकनीकी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हमें तो काफ़ी आसानी होती है जी। और ये भी कहा जाता है कि एक विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक की बहुत अहमियत होती है। अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास मतलब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हों, तो वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनको कंटेंट अवेलेबल है। तो एक शिक्षक की भूमिका और क्या एक स्क्रीन में वहाँ से भी वो अपने लिए एक तरह से मार्गदर्शन तलाश रहे हैं, शिक्षक की भूमिका में किस तरह से बदलाव आया है? देखिए, अब शिक्षक पारंपरिक शिक्षक नहीं रह गया है, अब उसके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले भटकाव की चीज़ें नहीं थी, अभी भटकाव के लिए काफ़ी चीज़ें। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं कहीं से ऐसी सूचनाएं, अप्रिय सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, जिसमें कभी कभी हमें लगता है कि हम इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते थे या अमुक शिक्षक को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए था। तो अब शिक्षक और अभिभावक दोनों की ये बड़ी अच्छी जिम्मेदारी बन गई है कि जो चीज़ें हैं, दरअसल क्या है कि हम और आप यहाँ तक इस अवस्था तक पहुँचे हैं क्योंकि भटकाव के लिए चीज़ें नहीं थी। अभी हमारे पास खाने के लिए 10 आइटम हैं, तो निश्चित तौर पे जो हमारा जो सिलेक्शन है वो प्रभावित होगा। तो अभी सारी सूचनाएं, सारी संभावनाएं और जो भी उसके लिए तैयारी के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ ऑनलाइन है। अभी बच्चे के लिए समस्या है, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ। एक शिक्षक की भूमिका ये होती है कि उसका पोटेंशियल जाँच कर उसको सही मार्ग में आगे बढ़ाना और तदुपरांत आप उसकी सारी व्यवस्थाओं को उसके समक्ष रखना और उसको मेहनत करने देना, जिससे कि वो उस रास्ते में आगे बढ़ सके। क्योंकि टीनेजर जो होता है उसके पास ऑप्शंस तो होते हैं। अच्छा, आप देखेंगे डोपामीन बहुत रिलीज होता है टीनेजर्स में, जहाँ कुछ देखा खुश हो गए, तो इन्हें लगता है ये चीज़ मेरे लिए बनी है। कभी को अपने आप को HR मैनेजर के तौर पे पाते हैं, कभी मार्केटिंग मैनेजर पे, कभी फाइनेंस पे। तो हमें
उनके दिवा स्वप्न को तोड़कर उन्हें ये बताना होता है कि आपका स्किल इसमें अच्छा है, आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप ये प्रयास करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो शिक्षक का जो अब जो दायित्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्हें पढ़ाना, उनका मार्गदर्शन और उनकी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करना और बुरी चीज़ों से, गलत चीज़ों से उन्हें बचाना, क्योंकि 8 घंटा लगभग बच्चा शिक्षक के ही पास होता है, तो अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और ये भी कहेंगे कि अब शिक्षक को भी एक टेक्नोलॉजी सेवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कि जिसे उसका जो सब्जेक्ट है उसकी तो नॉलेज हो ही, साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी है नए दौर की, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो, उनकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी चुनौती होती है छात्र का विश्वास जीतना, कि वो जिसके पास आया है उसे उस विषय की पूरी जानकारी है और उसका प्रयोग कैसे करना है ये उसमें है। जब तक कि मैं अपने से ज़्यादा किसी ज्ञानी के समक्ष नहीं जाऊंगा और मैं ये पाऊंगा नहीं, तो ये मानवीय प्रकृति है कि मैं उसके अंदर अपनी फेथ को नहीं रख पाऊंगा। तो टीचर को टेक सेवी होना भी पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि शिक्षक बनने की जर्नी में अभी तक इतने पड़ाव हैं कि उसमें एक अच्छा शिक्षक जो डिवोटी है वो अपने आप इस चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रक्रिया ही ऐसी है कि क्योंकि आप पात्रता परीक्षा पास करके आएंगी, आपको फिर वो पात्रता परीक्षा ऑनलाइन ही देनी है जी। तो आप अपने आप न चाहते हुए भी अगर आप इस समंदर में आप उतर गए हैं तो आपको टेक सेवी और आप वो जहाज चलाना वो आपको आ जाएगा। वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो अभी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही हैं, क्योंकि अब परीक्षाओं का स्वरूप भी बदला है और बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक ही दिन में जो होने वाली परीक्षाएं हैं ऑनलाइन हो जाती है, तो ऐसी किस तरह कौन सी परीक्षाएं हैं जो अब आप ऑनलाइन दे सकते हैं? देखिए, डिजिटलाइजेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है कि प्रथम चरण से आखिरी चरण तक अब सारी चीज़ें तकनीकी आधारित हो गई हैं। हमें याद है कि हम यूपीएससी के फॉर्म के लिए बैंक में जाया करते थे, अब वो यूपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकती हैं। तमाम विश्वविद्यालयों के फॉर्म और सिलेक्शन के बाद जो आपका डेटा वेरिफिकेशन है वो भी अब ऑनलाइन हो चुका है। तो फॉर्म भरने से लगाए परीक्षा में अपीयर होने तक, उसका रिजल्ट निकलने तक और उस पर अगर कोई आपकी आपत्ति है तो उसको चुनौती देने तक, ये सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ है कि जहां कागज़ और इन सारी चीज़ों की बचत हो रही है, वहीं एक दिन में 4-4 पालियों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब ये सारा एग्ज़ाम 2 महीने में सिमट के रह गया है कि बच्चा आज फॉर्म भर रहा है और 60 दिनों के अंदर वो ज्वाइनिंग ले सकता है। तो ऐसे तमाम हैं, जैसे वनडे एग्जामिनेशन में आपका बैंक के जो एग्ज़ाम हैं वो भी हो चुके हैं। तमाम पात्रताएं परीक्षाएं जो हैं नेट वगैरह की, ये भी ऑनलाइन हो चुकी हैं। और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जो OMR बेस्ड हैं वो अब ऑनलाइन हो चुके हैं जी। और क्या इनसे ये ऑनलाइन होने की वजह से पारदर्शिता भी बढ़ी है, ऐसा भी कह सकते हैं? जी, जितने ज़्यादा आप देखेंगे कि मानवीय हाथ किसी प्रक्रिया में लगते हैं, उस चीज़ के मैनिपुलेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव भी है थोड़ा सा कि हम उत्सुक होते हैं कि ये पेपर कैसा आया है, या अब तकनीकी में ऐसा कुछ नहीं है। इवन बच्चे को भी नहीं पता है उसके बगल वाले का जो पेपर है वो कौन से सेट का आया हुआ है, या जो दूसरे पाली की परीक्षा है उसमें कौन से सवाल होंगे। अब ये सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और एक ही बच्चे को आप एक पाली में बिठाइए और दूसरी पाली में बिठाइए, दोनों के प्रश्नों में अंतर होगा। तो जो आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम खुद पाते हैं कि बहुत सारी चीज़, जैसे ऑनलाइन टिकटिंग ही हो गया, अब ट्रांसपेरेंसी है। जो ऑनलाइन आपकी बुकिंग है गैस सिलेंडर से लगाए, जो भी आप शिक्षा के अतिरिक्त जहाँ भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगी, वो सब में अब इम्प्रूवमेंट आया है। जी बिल्कुल। और लेकिन इंटरनेट के साथ एक जो बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें कि इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार है, और जो आजकल तो हम कहते हैं कि फैक्ट चेक करें कि कैसे हम जो सूचना ले रहे हैं वो प्रमाणिक ज़रिए से, सोर्सेज से आ रहा है कि नहीं, तो ये भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स को पता होना। क्योंकि जिस तरह से आज कहा भी जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ गया, तो इस तरह के टर्म्स हमारे सामने है, तो सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब हम लोग बचपन में कभी किसी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे या निबंध में प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, तो एक टॉपिक बड़ा कॉमन होता था कि साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, या विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो जब जब आप विज्ञान का या तकनीकी का प्रयोग करेंगे, ऐसे सवाल उठना लाजमी है। जहाँ बिजली या वाहन से यात्रा सुगम है, वहीं दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो दोनों पक्ष आपके समक्ष। हम जब रिसर्च में जाते हैं तो हम पाते हैं कि पूरी दुनिया में डाटा बिखरा पड़ा है, लेकिन हम उससे क्या सही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। अब ये तो सत्य है कि क्रिकेट कितने लोग को पसंद है,
लेकिन अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, तो उन क्रिकेट प्रेमियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि इंटरनेट पे ये सारी सूचनाएं भरी पड़ी हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या मेरे लिए सूचना सही है, क्या मेरे लिए रेलिवेंसी है या नहीं, उस पर बड़ा हमारे लिए और ध्यान सूचना देने वाला स्रोत कौन सा है? मतलब आप ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर उस सूचना को ले रहे हैं तो शायद उसको हम ज़्यादा प्रामाणिक कह सकते हैं। जी, इसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा बच्चों को कि जो .org और .gov की वेबसाइट्स हैं जी, आप उनको रेफ़र करिए, या स्टैटिस्टिका भी एक वेबसाइट है जिसपे तमाम भारत के जितने भी या विश्व के जितने भी स्टेट संबंधी इंफॉर्मेशन है वो सारे मिलेंगे आपको। तो .gov और .org ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी परीक्षा में अपने बातचीत के क्रम में अगर रेफरेंस यहाँ से देते हैं तो वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये जितनी भी योजनाएं हैं, जो पहले हम योजना में, कुरुक्षेत्र में पढ़ते थे, विज्ञान प्रगति पढ़ते थे, अब सब इनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मौजूद है। जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं अखबारों में, अब सबके ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। तो अगर सूचना का स्रोत सही रखेंगे, जैसे ये बात कही, किसने कही ये नहीं पता है, लेकिन अगर आप कह देते हैं कि आदरणीय पिताजी ने कही या आदरणीय माता जी ने कही, तब वो प्रमाणित हो जाता है। तब हमारे बहन भाई इन बातों को मानने के लिए थोड़े से हो जाते हैं कि उन्हें मानना पड़ेगा। भ्रामक सूचनाओं का भी दौर है, बहुत तेजी से भ्रामक सूचनाएं फैलती हैं। एक रेफरेंस आपको ज़रूरी है कि आप सही रेफरेंस से सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और उसका प्रयोग करें। जी, और यहाँ कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। और एक बात और जो इंटरनेट पर देखने को मिलती है कि अगर आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो उसके पक्ष में भी आपको जानकारी मिलेगी, उसके विपक्ष में भी, और ये भी संभव है कि दोनों ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी मिले। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करेगा? देखिए, सूचना तो निरपेक्ष होती है। अब इस गिलास में पानी भरा है, आधा भरा है और या आधा खाली है, ये हमेशा से दर्शन का विषय रहा है। तो ये दोनों सूचनाएं सत्य हैं और निरपेक्ष हैं। अब ये हमारे बुद्धि विवेक और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि हम किसके पक्ष में, और विद्यार्थियों को ये चाहिए कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग सूचनाओं को लेके चलें। तो आपको पक्ष और विपक्ष ये देखना पड़ेगा कि हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद है। भाई, सत्य और अगर मैं असत्य ना कहूँ तो भी एक चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। तो इन दोनों पे विचार ये करना है कि आपका उद्देश्य क्या है और कौन सी सूचना उसके लिए सटीक बैठेगी। तो ये आपको, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में दोनों पक्ष सामने होता है, दोनों अपने तथ्य रखते हैं, कितने प्रभावी तरीके से रखते हैं, उनके स्रोत क्या है, रेफरेंस क्या है। कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, दोनों पक्ष सामने होता है, दोनों कबों में एक सी बातें कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें रेफरेंस किसका है, पिछले केसेस क्या हैं, पहले के जजमेंट क्या हैं, और क्या पहले की स्थिति में इस तरह का कोई निर्णय आया है, इस पर फिर जो हमारे जज होते हैं वो निर्णय देते हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों हमेशा से सामने रहेंगे। निर्भर करता है कि किसको प्रयोग करना और कैसा। तो क्या इस तरह की मुश्किलें आप लोगों को जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसी आप लोगों को भी ऐसी मुश्किलें आती हैं? जी हाँ, बच्चा कई दफ़ा हमसे एग्री करता है और कई बार नहीं करता है। तो उस एग्री नहीं करने के जो कारण क्या हैं, उनसे बातचीत करते हुए और ये देखना कि किस पड़ाव पे उसे कोई गलतफहमी है या कोई किसी ने हमसे भी पहले जो पढ़ाया है उसे गलत सूचना दे दी, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले रेक्टिफाई करनी होती। हम हर शिक्षक वो करता है, या सब शिक्षक के समक्ष आता है, माता पिता के भी समक्ष आता है। तो इस तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं। जी बिल्कुल। और एक जब हम खास तौर पे जब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, परीक्षाओं की तैयारी, तो जो परंपरागत तरीका था कि हमारा ध्यान ना भटके, इसकी बहुत कोशिश होती थी। लेकिन अब हम जिन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? देखिए, जो आजकल ये डिस्ट्रैक्शंस को आप पॉपअप्स कह सकती हैं जी, कि आप अभी पढ़ रही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक पीछे से कोई पॉपअप, कोई मैसेज ये अचानक फ्लोट होता है। निश्चित तौर पे हमारा ध्यान भटकेगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में पांचों ज्ञानेंद्रियों का एक जगह पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान कहते हैं, ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे मैं अपनी आँखों का, अपने स्पर्श का, सारी चीज़ों का मैं प्रयोग करके उस पर केंद्रित होकर मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। अचानक कोई आवाज़ आ जाती है तो निश्चित तौर पे जो मेरी कान की ज्ञानेंद्रिय, जो स्वर्णेंद्रिय है, ये मुझे डिस्टर्ब करेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे और अचानक कोई मित्र आके कहता था क्रिकेट खेलने चलोगे, हाँ। या अचानक कोई आइसक्रीम वाला आके अपना वो हॉर्न बजा देता था, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। अभी क्या है कि एआई जानता है कि आपके पसंद की चीज़ क्या है, और एआई ये भी जानता है कि आपके पढ़ने का समय क्या है।
ये सब कुछ जानबूझ के नहीं हो रहा है, लेकिन ये मार्केट ही ऐसा है। तो आपको पॉपअप देगा, आपको बचना है उसके लिए मैं दो चीज़ें कह सकता हूँ कि डीएनडी लगा के रखें, या एक ऑप्शन उसमें होता है बेड टाइम का, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अच्छा। रात के 10 बजे के बाद मोबाइल सब कुछ ग्रे हो जाएगा और वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। अच्छा। तो एक तरह की मजबूरी भी बन सकती है। और एक अच्छा उपाय ये है कि जिस भी आप वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए करें। जब आप उससे अन्य चीज़ों को सर्च नहीं करेंगे तो एआई वो चीज़ें फिर से आपको नहीं दिखाएगा। तो एक ऐसा ब्राउज़र बनाएं जिससे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हों, तो एआई आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें बताएगा। तो मतलब ये कि आप कई तरह के वेब ब्राउज़र हैं आपके पास, एक वेब ब्राउज़र को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए रखिए जी। तो आपका कंटेंट और आपके पास जो भी मटेरियल आएगा वो पढ़ाई से जुड़ा ही आएगा। ये वो तरीके हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को बताते हैं। और वहाँ पर हम ऐसी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब के इस तरीके। जी। तो ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और जी। इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि जैसे डिजिटल दक्षता होनी चाहिए, डिजिटल एथिक्स भी एक चीज़ है कि हमें जब हम इन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इससे जुड़ी नैतिकता क्या है, क्या करें क्या ना करें। तो क्या ना करें वो भी जानना स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग परिभाषा में हमने देखा कि शिक्षा मूल्य भी सिखाती है। वो जो मूल्य हैं यही आपकी वैल्यूज़ और एथिक्स हैं। ये पारिवारिक मूल्य हो सकते हैं, सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, अब तकनीकी मूल्य भी आ गए हैं। तो जैसे कि अनचाहे लिंक्स पे क्लिक ना करना, मतलब जो आपको पता नहीं है। बच्चे कई दफ़ा न चाहते हुए किसी ऐसे पोस्ट को लाइक कर देते हैं जिससे बाद में वो लीगल परेशानियों में फंस जाते हैं। या कोई शॉर्टकट प्रमोशन आता है, जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता हूं तो मेरे पास एक ऐसा मैसेज आएगा कि मात्र 3 घंटे में तैयारी करें या फेल छात्र पास करें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और दूसरा, चूँकि आजकल सबके पास जैसे वाहन है, ऐसे ही तकनीकी है, तो वाहन चलाना और वाहन चलाने का एक समझ होना, दोनों में अंतर है। ऐसे ही जो तकनीकी है उसमें अनचाहे लोगों को पिंग नहीं करना, मतलब और ख़ास तौर से जेंडर फोकस्ड होकर रहना, क्योंकि न चाहते हुए भी इससे तमाम गलतियां, क्योंकि ये सब कुछ एक क्लिक पर डिपेंड करता है जिससे आपका जीवन बन भी सकता है। अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है और ये इसमें माता पिता, शिक्षक और पूरे समाज का भी योगदान होगा। और एक और बड़ी, जब हम डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो पारंपरिक तरीका बदल रहा है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, अगर हम वहाँ की बात करें जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड की अभी कुछ सीमित है या डिजिटल टूल्स सीमित हैं, तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और इस पर आधारित शिक्षा है, ये इंक्लूसिव हो, ये समावेशी हो, ये इस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो चुनौती है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी थोड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग का जो एजेंडा है, जिसे हम प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन कहते हैं, जिस पे पूरी मार्केटिंग टिकी है, ये जब ही विलेज मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग की तरफ जाता है तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। वो 4A हो जाता है, जैसे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। तो ग्रामीण क्षेत्र में तकनीक को लेके अभी एक्सेप्टेबिलिटी भी कम है, अफोर्डेबिलिटी भी कम है, क्योंकि आजकल तो जो भी दूरसंचार के जो पैक्स हैं वो थोड़े थोड़े महंगे हो रहे हैं। इसके अलावा वो उसे एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, और चौथा है कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अब इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने ई-चौपाल की, प्रधानमंत्री ई-चौपाल की व्यवस्था की है कि पूरे गांव को हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से चौपाल में परिवर्तित कर देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस विषय पर चुनौती है, यहाँ पे मैं मानता हूँ, और सरकार अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रामीण तक भी बेहतरी की ओर आगे बढ़ेगा। और इसी से जुड़ा जो दूसरा सवाल है, जेंडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर बल्कि शहरों में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि अगर स्मार्टफोन है भी तो वो परिवार के पुरुष के पास हैं, लड़के के पास हैं, पिता के पास हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा भी दिखता है, आपकी क्लासरूम में लड़कियाँ भी होती होंगी कि क्या लड़कियों को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में तो ऐसा बहुत कम है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि जो फ़ोन पे खर्च है, जैसे बच्चों का फ़ोन अच्छा होता है, लड़कियों का फ़ोन थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजी वाला होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी पूर्णतया शहरी क्षेत्रों में सारे छात्रों के पास लगभग मोबाइल है, क्योंकि ये ज़रूरत भी है। पहली चीज़, सुरक्षा की दृष्टि से माता पिता भी निश्चिंत रहें। मैं यूनिसेफ का एक उदाहरण दूँ कि यूनिसेफ ने अपने एक सर्वे में पाया कि 40% जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है।
जी। अभी भी सो। तो और इसके अलावा जो ASER का रिपोर्ट होता है हमारा एकेडमिक रिपोर्ट जो है, उसमें भी ये माना गया है कि पुरुषों के मुकाबले, यानी जो मेल छात्रों के मुकाबले महिलाओं के पास या बच्चियों के पास मोबाइल कम है या उनकी दक्षता कम है। तो तकनीकी जो है वो महिला या पुरुष पे नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि अभी भी थोड़ा सा जो पितृवादी जो सोच है हमारी, उसमें यह है कि महिलाओं को थोड़ा कम पैसे का, कम टेक्नोलॉजी का मोबाइल या कीपैड मोबाइल है, या उनको उतना समय नहीं मिलता उसको एक्सप्लोर करने का। और शहर और गांव में भी ये फ़र्क है। ग्रामीण स्थिति में, ग्रामीण परिस्थितियों में शायद स्थितियाँ और भी गंभीर होंगी। जी, इसमें ये कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं या जो उनके अपने कार्य हैं, उसमें जो अंतर है वो भी उस पे जी, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि पुरुष वर्ग बाहर जाता है, काम करने जाता है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी उन सारी चीज़ों का वो रूबरू उससे ज़्यादा होता है। महिलाएं, माँ बहनें जो होती हैं वो घर तक, अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ सीमित है, तो उनका जो टेक्नोलॉजी से, जैसे ATM से पैसे निकालना, इसमें जो महिलाएं हैं, अगर मैं बात कहूँ तो आप सर्वे करेंगे तो कम ही पाएंगी। ये तो सामान्य व्यवहार की बात है, लेकिन वो भी अब आगे आ रही है। जेंडर के लिहाज से भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी, अगर डिजिटल साक्षरता पे अगर ये काम हो सके तो बड़ा सुंदर होगा। जी, और इसके साथ ही साथ जब हम इतना सारा डिजिटल की बात कर रहे हैं, और जो किताबों की दुनिया थी, जो पुस्तकालय हुआ करते थे, तो ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल एरा में, डिजिटल युग में किताबों की दुनिया कहीं पीछे छूट रही है? नहीं, किताबें तो अभी भी छप रही हैं, बिक रही हैं, लिखी जा रही हैं, और पाठक बदल रहे हैं। जी, पाठक अब चूँकि नए जनरेशन के बच्चे हैं, तो लेकिन मैंने ये पाया है कि जो ई-बुक्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, वो उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप ट्रेन से निकलें तो देखेंगे कि कुछ बुजुर्ग या कुछ पुराने लोगों के हाथों में किताबें होंगी, वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना एक ख़ास तरह का किंडल जो एडिशन आता है जिसमें सिर्फ वो किताबें पढ़ सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है किताबें मर नहीं रही हैं, बस वो नए रूप में परिवर्तित हो रही हैं। और जैसा कि हमेशा, जैसे कि सबसे पहले जो ज्ञान था वो श्रुतियों पर आधारित था, तब तो किताबें भी नहीं थी, एक गुरु ने शिष्य को समझाया, फिर बाद में वो लिखित अवस्था में आया, अब लिखित के बाद वो डिजिटल आ रहा है। बहुत फास्ट पेस हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आखिर में सामंजस्य जरूरी है किताबों में, परंपरागत तरीके में और नई टेक्नोलॉजी के बीच में। जी, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि समय कम है, और जो मानव का जो उम्र है वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसे कम समय में ही ज़्यादा चीज़ें अर्जित करनी है, ज़्यादा कमाना है उसे, तो उसके तौर पे फिर तकनीकी का सहायता जरूरी है। तकनीक आज के समय का सत्य है, और इसे अपनाना और इसे सीखना और इसके साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। जी, आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी किताबों की दुनिया है, किताबें भी साथ में होनी चाहिए, और जो डिजिटल टूल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है, और डिजिटल ये ज्ञान भी कि हम सही जगह से, सही स्रोत से सूचनाएं हासिल कर रहे हों, इसकी समझ भी बेहद ज़रूरी है। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।